हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसके उसी क्रम में हम लोगों ने लोकसभा के बारे में चर्चा की थी। और हम सबको ज्ञात है कि पार्लियामेंट के जो दो हाउसेज होते हैं, तो एक तो लोकसभा हो गया जिस पर हम लोगों ने क्लियर चर्चा कर ली है, और दूसरा है राज्यसभा। तो आज बेसिकली हम राज्यसभा पर चर्चा करेंगे। हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिल करके नियम बनाता है और दोनों का महत्व काफी हद तक एक समान है। तो इसी कड़ी के रूप में हम लोगों ने देखा, जहां लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है, वहीं राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। लेकिन स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वह है 250 का है, किंतु वर्तमान में जो अपना शेड्यूल है राज्यसभा का वह 245 का है। ये 245 जो है, इसमें दो प्रकार के मेंबर होते हैं। एक को हम लोग इलेक्टेड मेंबर कहते हैं और दूसरा जो है उसको नॉमिनेटेड मेंबर कहते हैं। ये नॉमिनेटेड मेंबर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब भारत के राष्ट्रपति की जिम्मेवारी बनती है वह किस प्रकार के नागरिक को ऐसे सदस्य बनाए। सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तित्व का नाम इस सूची में रखते हैं, उन्हें नॉमिनेट करते हैं। और 233 मेंबर जो होते हैं, ये 233 मेंबर का प्रत्येक राज्य विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, प्रत्येक राज्य विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं तथा यूनियन टेरिटरीज के जो सदस्य होते हैं, ये दोनों मिलकर इलेक्टेड मेंबर की जो संख्या 233 है इसको चयन करते हैं, इसका इलेक्शन करते हैं। यह एकल संक्रमण पद्धति के आधार पर चुनाव होता है और इस प्रकार से राज्यसभा की रचना होती है। यानी विभिन्न राज्यों के निर्वाचित सदस्य के द्वारा तथा संघ शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं एवं भारत के राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट जो सदस्य होते हैं, इसको मिलाकर कुल 245 की रचना हो जाती है और इस प्रकार से राज्यसभा की रचना बन पाती है। अब है कि इसके जो ये मिनिमम अर्हताएं होती हैं वह लगभग उसी प्रकार से है जैसे लोकसभा के सदस्य बनने के लिए। थोड़ा सा अंतर है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए इसमें न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होती है, किंतु राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम इसका जो
की आयु है, वह एज लिमिटेशन है, वो न्यूनतम 30 इयर्स है। 30 इयर्स, यही बेसिक अंतर है। अब दूसरी बात जो हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि लोकसभा का कार्यकाल, आप सभी ध्यान से सुनेंगे, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और उसी में कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं, कभी कभी बच्चों के प्रेजेंस ऑफ माइंड को टेस्ट करने के लिए ऐसा बोल देते हैं तो राज्यसभा का क्या कार्यकाल होता है, तो जो बच्चे पढ़े होते हैं तो तुरंत जल्दी में गलत उत्तर दे बैठते हैं और बोल देते हैं 6 साल होता है। तो यहाँ पर ये बड़ी भूल हो जाएगी। ऐसी स्थिति में कहना चाहिए राज्यसभा का कार्यकाल, तो चूंकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा को परमानेंट माना जाता है। यह एक अस्थायी सदन है, इसीलिए राज्यसभा का कार्यकाल असीमित है। हाँ, ऐसा कहना चाहिए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तब बोलना चाहिए 6 वर्ष होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का, यानी उसके सदस्य का भी कार्यकाल 5 वर्ष का। 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद लोकसभा स्वतः बंद हो जाती है और वैसी स्थिति में चुनाव कराए जाते हैं। कभी कभी तो बीच में भी चुनाव कराना पड़ता है, कब इसलिए कि जब सरकार अल्पमत में आ जाती है तो लोकसभा डिजोल्व हो जाता है, उस स्थिति में पहले भी कराया जा सकता है। अब है दूसरे क्या है कि राज्यसभा चूंकि अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। हाँ, इसके सदस्यों का चुनाव, प्रत्येक सदस्य का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से इसका चेन बना होता है, इसकी श्रृंखला बनी होती है और क्रमशः वैकेंट होते जाता है सीट, और उतने ही सीट के लिए, उतने ही स्थान के लिए फिर चुनाव कराए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसकी प्रक्रिया चलती रहती है। अब है, हमने अभी यहाँ पर तो राज्यसभा का जो विभिन्न सीटों का जो राज्यवार, स्टेट वाइज आंकड़ा है वो भिन्न भिन्न है। जैसे लोकसभा का है, यूपी का सबसे बड़ा क्योंकि पॉपुलेटेड एरिया है, इसलिए ये टोटली जनसंख्या पर निर्भर करता है, उसके क्षेत्र पर भी है, तो उसमें ज्यादा सदस्यों की संख्या होती है, सीट्स है। उसी प्रकार से अन्य राज्य का भी है। ठीक उसी प्रकार से राज्यसभा में भी राज्यों का सीट्स निर्धारित रहता है। जैसे बिहार है आपका राज्य, बिहार में 22 राज्यसभा के सदस्यों के लिए सीट्स था मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप सबको ज्ञात होगा कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार का एक हिस्सा अलग हो गया और वह हिस्सा एक अलग राज्य के रूप में जाना गया, जिसको हम लोग झारखंड कहते हैं। तो अलग हिस्सा हो जाने के कारण 6 सीट्स चला गया झारखंड में। इसीलिए अब बिहार के पास राज्यसभा के लिए जो सीट्स है वह 16 रह गया है। ठीक है, इसीलिए मैंने 22 घटा 6 बराबर 16 किया। ध्यान रखने के लिए 15 नवंबर दिया हुआ है 2000 ईस्वी को झारखंड अलग राज्य बना। उसी प्रकार से यूपी का है, उसी प्रकार से एमपी का है। तो यूपी में 31 है, एमपी में 11 है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है, पश्चिम बंगाल में
16 है, झारखंड में 6, इस प्रकार से अन्य भी राज्य है और छोटे छोटे राज्य भी है। 8-9 राज्य ऐसे हैं और केंद्र शासित राज्य जहां पर कि मात्र एक ही सीट है राज्यसभा के लिए। तो ऐसी स्थिति में यह मैंने पहले ही कहा भौगोलिक परिदृश्य और खास विशेष करके जनसंख्या को ध्यान में रख करके इसका निर्धारण किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कुल मिलाकर 245 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। अभी भी कुछ पद रिक्त है जिसकी प्रक्रिया जारी है चुनाव कराने के लिए, जो वो समय समय पर, चूंकि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करता, याद रखेंगे वो दोबारा भी सदस्य चुने जा सकते हैं, तिबारा भी सदस्य चुने जा सकते हैं, उसके बाद भी सदस्य चुने जा सकते हैं। यानी जब तक उनको क्षमता है, वो स्टैंड करना चाहे तो सदस्य चुनाव लड़ सकता है। यह नहीं कब हमने कहा अवकाश ग्रहण करते हैं, आप लोग विभिन्न सरकारी नौकरियों वाली बात नहीं समझेंगे कि 60 वर्ष या 62 वर्ष की अवस्था को प्राप्त किया और रिटायरमेंट हो गया, अब दोबारा इलेक्शन में वो स्टैंड कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। उस पीरियड के लिए, उस 6 वर्ष के लिए उन्होंने उसको पूरा किया, इसको रिटायर। दोबारा जब वो चुनाव जीत करके आते हैं तो फिर वो मेंबर होंगे, तिबारा जब चुनाव जीत करते हैं फिर मेंबर हो, उस प्रकार से उसके बाद भी हो सकते हैं। तो इस तरह से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। अब एक प्रश्न आपके मन में आता होगा, ये उच्च सदन वो निम्न सदन, आखिर ऐसा क्यों? कभी कभी ऐसा विचार आता होगा आपके मन में। तो देखिए, सर्वप्रथम तो हम ये स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि देश के नागरिक जो 18 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लेता है, ऐसे सभी व्यक्ति लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए इंटाइटल होते हैं। तो देश की जनता के द्वारा प्रत्येक कंस्टिट्यूएंसी का एक एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। ये डायरेक्ट है, किंतु जो अपर हाउस के मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट आम पब्लिक नहीं चुनते हैं, आम जनता नहीं चुनती है, अपितु जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। तो इस ख्याल से देखते हैं तो इसकी प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। इसलिए इसको हम लोग उच्च सदन के रूप में जानते हैं, क्योंकि हमने जिसको डायरेक्ट हम नहीं चुन सकते, डायरेक्ट जनता नहीं चुन सकती है, हम लोग मिल करके जिनको चुनते हैं और वो ऐसे लोग मिल करके ऐसे सोचता है, इट मींस एक कड़ी ऊपर चला जाता है। दूसरी बात, राज्यसभा के सदस्य में सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत अधिक होते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग क्वालिफाइड होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, इसलिए भी इसका महत्व थोड़ा सा अधिक हो जाता है और बड़ा मान लिया जाता है। इसके बाद क्या है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, किंतु राज्यसभा का 1 साल और अधिक होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। इस ख्याल से भी यह उच्च हो जाता है, अधिक हो जाता है। फिर इसके बाद एक और बात है कि चूंकि इसको लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है बीच में, और नहीं तो 5 साल पूरा होने के बाद तो होना ही होना है, किंतु
राज्यसभा चूंकि अस्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। इन विभिन्न तर्कों के आधार पर उसको उच्च सदन की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो इस तरह से और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर उसको हम इस रूप में जानते हैं। किंतु जब दोनों में कंपैरेटिवली अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कहीं कहीं लगता है कि नहीं राज्यसभा का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कहीं कहीं लगता है नहीं लोकसभा का ही ज्यादा है। तो इस पर थोड़ा सा और भी हम 2 मिनट चाहेंगे चर्चा करना, क्योंकि अभी मैं राज्यसभा पर विशेष रूप से फोकस दे रहे हैं, इसलिए अभी इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं लोकसभा का ज्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट फॉर्मिंग में, सरकार बनाने में लोकसभा ही 100% रिस्पॉन्सिबल, जो सरकारी तंत्र है इसके गठन के लिए लोकसभा ही जिम्मेवार है। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही सरकार संभव बन पाती है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस। फिर हम जब लोकसभा के इंपॉर्टेंस को और ध्यान में रखेंगे तो एक बात और बताएंगे कि उसमें चूंकि मनी बिल जो होता है वह है मनी बिल में लोकसभा निर्णय लेने के लिए ज्यादा या सर्वोच्च शक्तिमान होगी। इसलिए क्योंकि लोकसभा जिस बिल को मनी बिल को पारित कर दे उसे राज्यसभा किसी कीमत पर रिजेक्ट नहीं कर सकती है। इसीलिए फाइनल डिसीजन मेकर जो होता है वह है लोकसभा ही होता है। जब हम उसके इंपॉर्टेंस पर चर्चा करेंगे तब उस पर हम ज्यादा और फोकस देंगे, किंतु आज थोड़ा और स्पष्ट हम कर देना चाहेंगे कि आखिर राज्यसभा का जो फंक्शन है उसका किस प्रकार का है, उसका भी फंक्शन है। तो सर्वप्रथम कि इसका लेजिस्लेटिव पावर होता है, जैसे लोकसभा का लेजिस्लेटिव पावर होता है वैसे ही राज्यसभा का है। केवल और केवल मनी बिल को छोड़कर, केवल और केवल मनी बिल को छोड़कर बाकी जितने भी प्रकार का बिल होगा उन तमाम बिलों पर या उस प्रपोजल को नियम बनाने के लिए उतना ही महत्व है जितना कि लोकसभा का है, उतना ही राज्यसभा का। अर्थात नियम विधायी शक्तियां, विधान बनाने में राज्यसभा का भी लोकसभा के ही बराबर पावर है, अधिकार है, शक्तियां हैं। यानी बिना इसको पारित किए भले ही लोकसभा पारित कर दे, किंतु जब तक राज्यसभा पारित नहीं करेगा तब तक वह नियम नहीं बन सकता। उसके बाद है फाइनेंशियल पावर। इसमें क्या है, अभी अभी जो हमने कहा है मनी बिल में, यह है कि मनी बिल में ये एडवाइस देने के लिए वो अधिकृत है। यह बात सत्य है कि लोकसभा फाइनली इसको पारित करता है, लेकिन इनके पास भी भेजा जाता है और यह भी उस बिल को के लिए एडवाइस देता है लोकसभा को, और 14 दिन के अंदर में उसे वह लौटाता है, और वो कंपल्सन भी लौटा है। यानी कि इसमें भी इसका पावर कहीं न कहीं है कि चूंकि ऐसा नहीं है हुआ है लोकसभा में ज्यादा शक्ति या सर्वोच्च शक्ति यदि फाइनेंशियल मनी बिल के मामले में है तो राज्यसभा को भेजना ही भेजना है, भेजेगा। इसीलिए फाइनेंशियल पावर के रूप में भी हम राज्यसभा को देख सकते हैं।
इसके बाद अमेंडमेंट के संदर्भ में संशोधन संविधान में देश काल परिस्थिति के अनुसार से समय समय पर संशोधन करने की आवश्यकता होती है फॉर द बेटरमेंट और द वेलफेयर ऑफ द कंट्री. इट इज एसेंशियल टाइम टू टाइम इट मस्ट बी अमेंडमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो बोथ में राज्यसभा और अपर हाउस is also responsible to amendment in the constitution. यानी संशोधन की जो प्रक्रिया है इस प्रकार की शक्ति राज्यसभा की है. इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिसको हम लोग स्पेशल पावर के रूप में जानते हैं. उसको हम लोग ये लोकसभा में नहीं है. राज्यसभा को यदि ऐसा लगे कि कोई ऐसा केसेज है जो राष्ट्रहित में है, राष्ट्र के इंटरेस्ट में है, उसके लिए वह लोकसभा में वो प्रस्तुत कर सकता है, सिफारिश कर सकता है. इस प्रकार का अधिकार ये स्पेशल अधिकार के अंतर्गत आता है. तो इस तरह से कुछ इसके अधिकार और कार्य भी हैं. तो इसको हम लोगों ने देखा. आज राज्यसभा की रचना, फिर उसका स्टैंड, प्रेजेंट पोजीशन, फिर इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर, फिर स्टेट वाइज कुछ राज्यों का जो बड़े राज्य हैं उसका स्टेटस. आपका बिहार का भी है, 16 की संख्या है. यूपी का है जो सबसे ज्यादा 31 की संख्या है. एमपी है 11 है. महाराष्ट्र है 19 है. यानी याद रखेंगे कि यूपी के बाद सबसे बड़ा यदि कोई है तो वो महाराष्ट्र है और फिर तमिलनाडु है. और सबका यहाँ 7 है, 9 है, 10 है और कई ऐसे छोटे छोटे जो राज्य हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी बहुत छोटा राज्य है. वहां पर एक करके है. तो इस तरह से राज्यसभा की रचना है. उसका सीट्स के अनुसार से स्टेट वाइज ये प्रस्तुत हमने किया है. फिर राज्यसभा का कार्य को हमने सांख्यिक रूप में स्पष्ट किया है. आज इतना ही. आप लोग राज्यसभा की रचना और इसके कार्य को नोट कर लेंगे, होमवर्क के रूप में याद कर लेंगे. आज इतना ही.